भारत का भूगोल। भौतिक संरचना अपवाह तंत्र मानव भूगोल दिए हुए मानचित्र में संघ एवं शामिल क्षेत्र हैं। दादरा एवं नगर हवेली। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सबसे छोटा लक्षद्वीप है। 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है। 2011 में भी मेका गंगा सहयोग परियोजना है। कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकंग तिब्बत के पठार में निकलकर ओवास एवं थाईलैंड के बीच थाईलैंड सीमा बनाते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया के 6 देश भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एवं थाईलैंड की संयुक्त परियोजना जिसके उद्देश्य इन देशों के आपसी संपर्क, पर्यटन एवं सिंचाई आवश्यकता पूरा करना है। मेकंग गंगा सहयोगी परियोजना का नाम इस क्षेत्र को दो बड़ी नदियों गंगा और मेकंग के नाम पर रखा गया है। अरावली श्रेणी की अनुबंधित आयु है 370 मिलियन वर्ष। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री-कैम्ब्रियन काल में धरावाल चट्टानों से निर्मित सर्वाधिक पुराने पर्वत के रूप में हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी लगभग 370 मिलियन वर्ष पुराना है। अध्यक्ष एवं अपरदन के कारण वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अरावली का विस्तार उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व दिशा में है। अरावली के मकराना का संगमरमर विंध्याचल के भेड़ाघाट के संगमरमर से पुराना एवं उच्च कोटि का है। मानसून एवं वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में जब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। ये सही है, लेकिन की चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब तक वायुमंडलीय दाब उच्च और वायु ताप निम्न होता है। अतः कथन ए सही है, आर का कारण आर गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवात दशा मौजूद रहती है, उसका शीतकालीन की वर्षा से संबंध नहीं होता है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है। वर्ष 1919 में देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 में 1984 तक चलाई गई थी। अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की है। इसके स्थान पर रबी वर्ष 1919-2000 से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे, बाढ़, अनावृत चक्रवात, आगे कीट बीमारियां जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति के किसानों का संरक्षण करना है, ताकि आगामी फसल के लिए उनका ऋण शाखा बहाल हो सके। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र के जुलाई माह के लिए तापमान परिवर्तन होता है 27 डिग्री सेल्सियस 27.50 सेल्सियस से 30.00 सेल्सियस।
व्याख्या दिए गए मानचित्र में आच्छादित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्रों को दिख रहा है। यहाँ जुलाई के महीने में औसत तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मानचित्र में प्रदर्शित छायांकित क्षेत्र जुलाई माह के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग एवं व्यापार किस उत्पादन का वार्षिक कृषि उत्पादक दिए गए चित्र वर्ष 1991 में से वर्ष 1998 से 99 की अवधि के लिए दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह विचारधारणीय उत्पादक है? चावल। दी गई तालिका में 1991 1992 से लेकर 1998 से 99 तक चावल का उत्पादन दर्शाया गया है। 1966 से 67 में शुरू की गई हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव खाद्यान्न फसलों पर पड़ा है। इसमें भी गेहूं सर्वाधिक लाभांकित क्षेत्र रहा है, लेकिन चावल में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 2004 से 5 में चावल की पैदावार 8.712 करोड़ अंक गई है, जो 2003 से 4 के मुकाबले 1.4% कम है। उपयुक्त चित्र में चावल का उत्पादन दिखाया गया है। भारत के बिजली क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजली उत्पादन की संख्या समस्त लगभग 95,000 MW है। कुल बिजली उत्पादन में परमाणु संयंत्र करीब 75% योगदान करते हैं। कुछ बिजली उत्पादन में जल विद्युत संयंत्र करीब 40% योगदान करते हैं। कुछ बिजली उत्पादन में तापमान विद्युत संयंत्र अभी करीब 80% योगदान करते हैं। 2000 वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 95 मेगावाट है, जिसमें से विद्युत उत्पादन में न्यूक्लियर प्लांट का योगदान 2%, जल विद्युत का 28% तथा कुल उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट का सहयोग 73% है। वर्ष 2022 के तक अध्यक्ष ऊर्जा उत्पादन के लिए 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कोयला से उत्पादन बिजली की क्षमता 192 गीगावाट है, जिसके 2040 तक 130 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। प्रमुख खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, पृथ्वी बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर है? 1 2 3 4। 3 अगस्त 1994 में गठित परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी के कृषि, दवाइयों एवं उद्योगों में इस्तेमाल तथा मूलभूत अनुसंधान कार्यों में जुटा है। उपयुक्त 4 विकल्प परमाणु ऊर्जा विभागों से जुड़े हैं। किस उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पूंजी निवेश, व्यवसायिक आवर्तन, श्रमिक श्रम शक्ति, बिजली की खपत है। इनमें से कौन सा रूप और आकार को निर्धारित करते हैं? 1 2 1 3 और 4। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित करने में कच्चा माल, श्रम शक्ति, पूंजी निवेश, ऊर्जा की उपलब्धता, परिवहन के साधन तथा बाजार आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नीचे दिए गए मानचित्र के काले चिन्ह दर्शाते हैं अवरक का विवरण। उपयुक्त चिन्ह क्षेत्र अवरक के विवरण को प्रदर्शित करता है। अवरक का सर्वाधिक उत्पादक 2017 से 18 के आंकड़ों को आंध्र प्रदेश राज्य करता था। विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम 380 ईस्वी में अपनी पुस्तक स्वर्ग में कहा कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु उद्देश्यवादी अवधारणा का जन्मदाता था। इसके अनुसार ब्रह्मांड को उसके सृजनकर्ता द्वारा नियोजित माना गया है। इसने प्राकृतिक संस्थानों का सिद्धांत प्रस्तुत
किया तथा खगोलीय आरक्षित एवं पृथ्वी आरक्षित के मध्य अंतर किया। यदि वो एक प्रक्षेप तारों की छवि से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर तारों को क्षति से लंबवत ऊपर की ओर उठते हुए देखा जा सकता है। खगोलीय भूमध्य रेखा भौतिक भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर खींचा गया है काल्पनिक वृत्त है। यह ध्रुवों से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। सभी तारे खगोलीय भूमध्य रेखा के समांतर विचरण करते हैं। स्थल मंडल निम्न मानचित्र मध्य एशिया क्षेत्र 1 2 3 4 से अंकित है। 4 नगरों को दर्शाता है। तीसरा बिसकेका को और पहला अशखाबाद और दूसरा तस्कंद को और चौथा दुशांबे को। उपयुक्त चारों नगर 4 मध्य एशिया देशों की राजधानी है। ये देश कैस्पियन सागर के पूर्व एवं चीन के पश्चिम स्थित में है। ये खशबाबाद तुर्कमेनिस्तान, बेशकी किर्गिस्तान, ताशकंद उज़्बेकिस्तान, दुशांबे तजाकिस्तान। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मैक्रोली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप को मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंप तरंगों के आयाम के सीधे मापों पर आधारित है। रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में सौगुनी वृद्धि का निर्देश करता है। 1 2 और 3 भूकंप की तीव्रता को मैक्रोलिक स्केल पर तथा भूकंप के दौरान विमुक्त ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 पॉइंट बने होते हैं तथा प्रत्येक पॉइंट के बीच 10 गुना माप का अंतर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैग्मा द्वारा ठोस एवं गैस का मिश्रण है। जल वाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली प्रमुख गैसें हैं। बेसाल्टिक मैग्मा सिलिका मैग्मा से अधिक गर्म होता है। परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पीड़ित मैग्मा को डाइक कहा जाता है। इसे कथनों में से कौन से सही है? 1 2 और 3 सही है। पृथ्वी की भूपटल से केंद्र की तरफ बढ़ने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। आंतरिक भागों में ताप की अधिकता के कारण पिघले हुए भाग को मैग्मा कहा जाता है। इसमें सिलिका तथा अन्य तत्व और गैस की होती है। मैग्मा के साथ जलवाष्प तथा अन्य गैसों की प्रचुर प्रवाहता संवहन तंत्रों द्वारा ज्वालामुखी उद्गार में सहायक होता है। परतदार चट्टानों में क्षैतिज लवक जमाव को शिल तथा ऊर्ध्वाधर जमाव के फलस्वरूप डाइक का निर्माण होता है। पशुओं का एक वर्ग जिसे मार्सुपियल स्थानीय नाम से जाना जाता है एक लक्षणीय विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया की मार्सुपियल शिशुधानी स्तनीय वर्ग वाले पशु ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन्हीं का एक उदाहरण कंगारू है। विश्व में सर्वाधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।
प्रदत्त चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदत्त चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। प्रदत्त चट्टानों के निर्माण में पूर्व विधानमंडल चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। प्रदत्त चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। प्रदत्त चट्टानों में विशिष्ट रूप से प्रारतों में पाई जाती है। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अवसवादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकीकृत कारण से होता है। अवसादों के विभिन्न परतों के जमे होने के कारण उन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी शैली की रचना एक निश्चित क्रम में होती है। इनका निर्माण चट्टान चूना जीव अवशेष एवं वनस्पति के एकत्रीकरण के से होता है। अतः अवसवादी शैली में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी के 76% भाग पर फैली होती है। सर्वाधिक खनिज एवं पेट्रोलियम पदार्थ किन्हीं चट्टानों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के आदर्श क्षेत्र पर्वत निर्माण क्षेत्र एवं सागरीय तटवर्ती भाग होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के लिए आवश्यक शर्त पृथ्वी के नीचे पर्याप्त मात्रा में मैग्मा के साथ जलवाष्प एवं गैस की प्रचुरता का होना है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचे एवं अधिक मात्रा में ज्वालामुखी प्रसन्नता तटीय पेटी में पाए जाते हैं। इसीलिए इस पेटी में अविनवल कहते हैं। क्वार्टजाइट यांकांतरित होता है बलुआ पत्थर से। अवसादी एवं आग्नेय शैली में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरित हो जाने से रूपांतरित या कायांतरित शैली का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान मौलिक चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में पारित होता है एवं उसकी पहचान भी कठिन हो जाती है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है जिसे आग्नेय रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण के प्रमुख कारक है ताप दाब एवं समपंडीन। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैल असलेट चूना पत्थर संगमरमर चाक एवं डोलोमाइट संगमरमर बलुका पत्थर क्वार्टजाइट। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण में बनी शैल ग्रेनाइट निस्क बेसाल्ट एम्फीबोलाइट बेसाल्ट शिस्ट। रूपांतरित चट्टानों के पूर्ण रूपांतरण से बनी शैली सलेट फाइलाइट सीसा ग्रोब सरपेनाइट कांगलोमेर क्वार्टजाइट। यूनानी सामान्य अध्ययन निम्नलिखित में से मृदा अपवर्तन प्रक्रिया के सही क्रम को पहचानिए। असफल अपवर्तन परत अपवर्तन रील अपवर्तन अवनालिका अपवर्तन। वर्षा जल के सीधे भूमि पर गिरने से मिट्टी के छोटे छोटे कण मुख्य भाग से अलग हो जाते हैं। इसे असफलता अपवर्तन कहते हैं। जल या वायु द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत का अपवर्तन किए जाने को परत अपवर्तन कहते हैं। तीव्र वर्षा की स्थिति में जल अवनलिकाओं के रूप में बहते हुए मृदा अपवर्तन करती है। इसे रियल अपवर्तन कहते हैं। तीव्र गति से बहते हुए जल द्वारा निश्चित धारा का निर्माण किए जाने की क्रिया को अवनालिका अपवर्तन कहते हैं। जलमंडल
निम्न प्रश्नों में दो वाक्याव्य हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वाक्यांशों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कोटों की सहायता से चुनिए। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च स्तर ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान एवं नव चंद्र के समय होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र को नहीं आता है, बल्कि यह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी को आता है, जब सूर्य के चंद्रमा के साथ समकोण बनाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधा में होते हैं। इस स्थिति को सिजगी कहते हैं तथा जब सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति के वृहत या दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसे महीने में दो बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। वायुमंडल स्थानीय पवन को सूची 2 क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए एवं सूची के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हॉर्न, आल्प्स, सामुन, कुर्दिस्तान, स्थान आन, कैलिफोर्निया, सांडा, अर्जेंटीना। सूची का सही सम्मिलित इस प्रकार है: हॉर्न, आल्प्स, सामुन, कुर्दिस्तान, स्थान अन्ना, कैलिफोर्निया, सांडा, अर्जेंटीना। बैरोमीटर पवन पतन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा रहता है। सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब मुद्रा सतह पर पड़ता है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट आंधी एवं तूफान मौसम की दशा को इंगित करता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रात अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। पृथ्वी पर सौर किरणों द्वारा प्राप्त ऊष्मा और लघु तरंगों के रूप में आती है। इसके बाद पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में इनको परिवर्तित कर दिया जाता है। इस क्रिया को पृथ्वी विकिरण कहते हैं। इससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म हो जाता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा का 51% किसी न किसी रूप में शुष्क तथा वायुमंडल को वापस कर दिया जाता है। साफ मौसम की तुलना में मेघ वाले मौसम में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा के परिवर्तन के कारण मौसम अपेक्षा गर्म होता है। इस प्रश्न में वाक्यार्थकथन एक और दूसरे को कारण आर्य कहा गया है। इन दोनों वाक्यांशों को सर्वाधिक पूर्ण परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कोटों की सहायता से चुनिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। ऊंचाइयों के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है।
ए सही है परंतु आर गलत है। पारे के 76 सेमी बिंदु पर 0.0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तट पर लाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका मात्रा बराबर होता है n बराबर 10 के पावर n m2। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। परिणाम स्वरूप क्वथनांक में वृद्धि होने के लिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। मानव भूगोल यह मानचित्र वाली नदी घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने के प्राथमिकता कारण है। संघन के उपजाऊ मृदा के कारण नील नदी घाटी एवं जवाल द्वीप समूहों में संघन कृषि हो जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। नील नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। यह श्वेत एवं नील नदी के सुनार के खेतानों पर मिलने के बाद नील नदी के नाम से जानी जाती है। नील नदी क्षेत्रों की उपजाऊ कृषि भूमि वाली विशेषता के कारण ही नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या नील नदी के आस पास के क्षेत्रों में बसी है। जाव द्वीप में भी जो विषुवत रेखा के समीप है उच्चतम तापमान के साथ उच्च वर्षा होती है। परिणाम स्वरूप यहाँ की कृषि भूमि भी उपजाऊ है। एक मौसम विज्ञान के केंद्र तापमान एक वर्षा का अभिलेख नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित उपयोगों में से उपयुक्त जलवायु प्रवृत्ति वाले प्रदेशों को पहचानिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश। उपयुक्त आंकड़ों भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 15 डिग्री सेल्सियस से 73.9 cm से संबंधित है। मानसूनी प्रदेश 27 डिग्री सेल्सियस से 18.3 सेमी। स्टेपी प्रदेश 10.6 डिग्री सेल्सियस से 34 cm। यूरोप प्रदेश 9 डिग्री सेल्सियस से 55 cm। जनसंख्या एवं नागरिकीकरण। दशकावार जनगणना के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। दशकावार जनसंख्या 10 लाख में 1961 से 10.7, 1971 में 14.3, 1981 में 16.2, 1991 में 18.9। उपयुक्त आंकड़ों में धर्म के अनुसार जनसंख्या के किसी एक समूह के लिए है। ईसाई। भारत में ईसाई धर्म के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या 2 करोड़ 78 लाख है जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.3% है। इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 15.5% है। बौद्ध के अधिकतम संख्या पाई जाती है। महाराष्ट्र में प्रश्नकाल के दौरान कल्प सी सही उत्तर था। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष बौद्ध जनसंख्या वाले 5 राज्य इस प्रकार हैं। राजा सिक्किम 27.39, अरुणाचल प्रदेश 11.77, मिजोरम 8.91, महाराष्ट्र 5.81, त्रिपुरा 3.41। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 5 समुदाय यथा मुसलमानों, सिख, ईसाइयों को बौद्ध और पारंपरिक को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय फारसी समुदाय है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। इनमें से कौन से कथन सही है? 2, 3 और 4 सही है। भारतीय संविधान धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता एवं संरक्षण देता है। 1993 में राष्ट्रीय
अल्पसंख्यकों आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यकों आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार ने 6 समुदाय यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध, जैन और फारसी को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपदा संबंध निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व रोजगार में जमा हो। अनुच्छेद 148 ईस्वी के अंतर्गत भारत एक निमंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 149 में महानियंत्रक लेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्य का वर्णन है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार महालेखा परीक्षक संघ और राज्य के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में अपने कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना है। यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक राजस्व रोजगार में जमा हो। यह नियंत्रण महालेखक परीक्षक का कार्य नहीं है। विधानमंडल मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 भारत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 55 राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषद से संबंधित उपलब्ध है। अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। संघ एवं राज्य संबंध प्रशासन। जम्मू कश्मीर राज्य भारत संसद की रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। संसदीय समिति के माध्यम से भारतीय संसद अपना कार्य करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। ये 2 प्रकार की है। प्रति वर्ष गठित होने वाली अस्थायी समिति एवं पदोन्नत समितियां। प्रकलन समितियां संसद की प्रस्तावित व्यय की समीक्षा के लिए प्रति वर्ष गठित होने वाली समितियां। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति। वर्ग विशेष उपलब्ध अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 प्रत्येक राज्यों और राज्यों के अंतर्गत प्रत्येक प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर मातृभाषा से शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं। न्याय व्यवस्था। संघ एवं राज्य भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत एक उच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जिसे बढ़ कर वर्तमान में 34 कर दिया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिए यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है जो ऐसे प्रवृत्ति या व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करता न समाचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय इस प्रकार विचार करे जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। इसमें कौन सा वाक्यांश सही है? सिर्फ 4 सही है। देश के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का भी वो अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, अतः ये कि केवल कथन ए सही है। निर्वाचन आयोग राजभाषा। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य सदस्यीय दल थे। इसमें से कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 3 और 4। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का पंजीकरण आवश्यक है। यह पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का दल होने के लिए पूर्व परिभाषा थी कि 4 या अधिक राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त हो, लेकिन वर्तमान में इसकी परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया है कि कुल वैध मतों को 6% या विभिन्न राज्यों में 4 लोकसभा सीटों के साथ कुल वैध मत 2% होने पर कोई दल राष्ट्रीय दल हो सकेगा। पंचायती राज व्यवस्था एवं संविधान संशोधन अनुसूची। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रित नहीं होता है। नागरिकों की शिकायतें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इनमें से पंचायती राज संस्थाओं संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से राज्य सरकारों को कुछ क्षेत्रों पर स्थानीय निकाय के ऊपर अधिकार दिया गया है। इनमें से क्रमिक विविध आर्थिक क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। संविधान संशोधन। संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994 राज्य स्तरीय किराया अभिकरण की स्थापना। संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना। संविधान 30वां संशोधन अधिनियम। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं।
59वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय संविधान क्षेत्र बनाया गया है। 75वां संविधान संशोधन 1994 राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 81 संविधान संशोधन 2010वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना है। 73वां संविधान संशोधन 1944 अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से छूट दी गई है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान के सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें से जनजातीय क्षेत्रों के प्रश्न के संबंध में प्रावधान है। इनमें से राज्य भाषा स्थानों का आवंटन है। डी, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। अनुच्छेद 1 में भारतीय राज्य एवं संघ वर्णन है। भारतीय अनुच्छेद 2 में वेतन, अनुच्छेद 3 में शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 4 में राज्यसभा की सीटों की आवंटन, अनुच्छेद 5 में अनुसूचित जाति की जनजातीय क्षेत्रों में प्रशंसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशंसा। 7 में असंघ एवं राज्य एवं समवर्ती सूची। 8 में 22 भाषाएं राज्य द्वारा संयुक्त अधिग्रहण की अवधियों का उल्लेख। 10 दल प्रावधान, 11 पंचायतों के बारे में प्रावधान, 12 नगर पालिका का प्रावधान। यदि भारत के एक नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। पहले, नए राज्यों के सृजन के लिए प्रथम अनुसूची में शोधन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में इसकी संबंध में प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था, विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय से कर मूल्य ह्रास निकाल देना पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होता है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का वास्तविक माप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही है। चूंकि आर्थिक समृद्धि का अर्थ किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, अतः इसके लिए प्रति व्यक्ति आय ही वास्तविक मापक है। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। इस प्रश्न में 2 उक्तियां दी गई है, जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर से निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक इन उपयुक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1919 से 2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इस अवधि में अस्थायी विनिमय दर तथा सुधरी हुई व्यवसाय भावना पाई गई है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या आर है। भारत में 1980 के दशक में उद्योगों के विकसित की शुरुआत हो चुकी है। 1991 की आर्थिक उदारीकरण के बाद तीव्र आर्थिक विकास की ओर शुरुआत हुई, वह आज भी जारी है। 1919-2 के दौरान औद्योगिक वृद्धि दर 6.7% हुई। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए।
इन राज्यों के उनके प्रति निवल राज्य घरेलू उत्पाद आरोही क्रम में है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। प्रश्नकाल के समय वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादक आरोही क्रम गोवा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय में शीघ्र तीन राज्य निम्न है: गोवा, सिक्किम और हरियाणा। भारत की सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक 1993 से 94 के आधार पर मूल्यों के संदर्भ में प्रो एस आर हाशिम की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1981 से 82 से हटाकर 1993 से 94 कर दिया गया है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादक मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़कर संबंधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एमपीएफसी को किसी देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक जीडीपी प्लस विदेशों की अर्जित शुद्ध आय मूल्यह्रास। संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु कर अवकाश प्रदान किया। 10 वर्षों के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1919 से 2000 का बजट प्रस्तुत करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगिकरण प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10 वर्षों के लिए कर अवकाश का प्रावधान किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उद्योग मंत्रालय, थोक मूल्य सूचकांक, केंद्रीय सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक, करेंसी और वित्तीय संबंधी रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय, आर्थिक समीक्षा संगठन। सूची सही सम्मिलित है। उद्योग मंत्रालय, थोक मूल्यांक सूचकांक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक, करेंसी एवं वित्त संबंधित रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय, प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा, कृषि उद्योगों एवं व्यापार। वर्ष 1995 से 96 में भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 50 की औसत वृद्धि दर से बढ़ा। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां लगातार प्रभावित थी तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता बनाए रखे। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 1991 की आर्थिक सुधार का प्रभाव सेवा क्षेत्र से लेकर सूचना तकनीकी क्षेत्र तक विस्तृत रहा है। प्रश्नकाल के समय भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की लगभग 60% तीव्र निर्यातक दर के साथ वृद्धि कर रहा है। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता के साथ साथ कम कीमत है, जो कि अर्थव्यवस्था का सामान्य नियम है। बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्त संबंध, सार्वजनिक वित्त प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदते हैं वे न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे निम्न समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं।
अनेक चालू खाता, अनेक लेन-देन शीर्षकों के लिए विदेशी विनिमय दर सीमा वर्ष 2000 में कम दर दी गई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट आ गई। ये सही है परंतु आर गलत है। वह बाजार जहां विदेशी विनिमय व्यवहार होते हैं, विदेशी विनिमय बाजार तथा जिस दर पर होते हैं उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यह अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग होता है। 2000 में चालू खाता लेने देने पर विदेश विनिमय दर समाप्त हो गया है। वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर रही है। निम्नलिखित समितियों में से किन वित्तीय के क्षेत्रों में सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? नरसिंह समिति, आबादी हुसैन समिति, लघु उद्योग पर 1997, महाजन समिति, चीनी उद्योग 1997, भवती समिति, बेरोजगारी, चैलया समिति, कर सुधार, नरसिंह समिति, वित्तीय सुधार। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। सीमा शुल्क और उत्पादक शुल्क। भारतीय कर व्यवस्था में दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। 1950 से 91 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर अनुपात 40 से 60 था, जो 1990 से 91 में 20 से 80 हो गया है, लेकिन वर्तमान में इनमें से सुधार हो रहा है। प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, ब्याज समिति से संबंधित कर, संपादक शुल्क, अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क, सेवा कर। वर्तमान में इन करों को जीएसटी के तहत संग्रहित कर दिया गया। राजकोषीय घाटा, ऋणदाताओं को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्ययों की अधिकता। बजटीय घाटा, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। प्राथमिक घाटा, ऋणदाताओं और ब्याजों अदा गियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। सूचीबद्ध कर सूची सही सम्मिलित कीजिए इस प्रकार। राजस्व घाटा, कुल कर राजस्व व्यय, कुल कर राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, कुल ऋण भार, कुल व्यय। बजटीय घाटा, राज व्यय, राजस्व आय। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। विदेश प्रत्यक्ष निवेश 1997-2000 का बृहत्तम भाग गया है। सेवा क्षेत्र को 1997 से 2000 के दौरान पीडीआई का अधिकतम भाग सेवा क्षेत्र में निवेश हुआ है। वर्ष 2021 से 22 में भी सर्वाधिक निवेश सेवा क्षेत्र में ही था। संघ सरकार द्वारा चलाई गई निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। 1, 2 और 3। अंत्योदय अन्न योजना और ग्राम सड़क योजना और सर्वप्रिय योजना। इनमें से किन्हीं घोषणा वर्ष 2000 में हुई थी? 1, 2 और 3। जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन करके 1 अप्रैल 1919 में जवाहर ग्राम समृद्धि नामक योजना शुरू की गई है। बाकी सारी योजना 2000 में शुरू की गई है। अत्यंत अन्न योजना, 1 करोड़ अत्यंत निर्धन परिवारों को 25 केजी प्रतिमाह अन्न उपलब्ध कराना। ग्राम सड़क योजना, 2007 तक 500 से अधिक आबादी वाले सारे गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना। सर्वप्रिय योजना, 2002 में उपभोग मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंक है, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, वह भारत सरकार को ऋण कार्यक्रम को संचालित करता है। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही है। 1921 में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई है, जिसको 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आरबीआई के प्रमुख कार्यों के तहत यह दो प्रकार से कार्य करता है: सामान्य बैंकिंग कार्य, विकास संबंधित और प्रवर्तक कार्य। समान केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अंतर्गत करेंसी नोटों का निर्गम, सरकारी बैंकर का कार्य, बैंकों का कार्य, विदेशी नियम नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणदाता, ट्रेजरी बिल। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गत विश्व प्रतिभूतियां इनमें से कौन सी आंतरिक ऋण का घटक है? 1, 2 और 3। बाजार ऋणदाता ट्रेजरी बिल तथा आरबीआई को निर्गत की गई है जिस विशेष प्रतिभूतियां इत्यादि सब आंतरिक ऋण के घटक हैं। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार WTO पूर्ववर्तीय नाम था GATT। 1947 के जिनेवा सम्मेलन के बाद 1948 में GATT की स्थापना हुई है। 1994 में मार्राकेश घोषणा के बाद 1995 में WTO अस्तित्व में आया। WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। सबसे न्यूनतम सदस्य अफगानिस्तान है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र UNO अभिकरण है? C, 3 और 4। संयुक्त राष्ट्र संगठन के कुछ विशिष्ट सहयोगी संस्था है: FAO, ICAO, IFAD, ILO, IMF, IMO, ITU, UNESOC, UNIDO, WTO, WHO, UPU, WIPO, WMO है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रकाश तंत्रों के वायु से कांचे में जाने वाले पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य वेग, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। V=c/u। अपवर्तनांक बढ़ाने पर प्रकाश वेग में कमी आती है। इस प्रकार माध्यम बदलने पर तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित होता है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। धारा परिवर्तन को दो गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को परिवर्तित करता है। दो गोलक के दौरान जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। समान दो गोलक दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इन कथनों का सही है।
1, 2 और 4 है। सरल आवृत्ति में दोलन करते हुए किसी पिंड को द्वारा प्रत्येक वेग की स्थिति 2 बराबर होती है। गोला द्वारा मध्यम स्थिति में पहुंचने पर गतिज ऊर्जा अधिकतम स्थिति ऊर्जा तथा त्वरण शून्य होता है। त्वरित गति में अग्नि अवस्था पर पहुंचने की गति ऊर्जा शून्य तथा स्थितिज ऊर्जा एवं त्वरण अधिक होता है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णन होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए सही है परंतु आर गलत है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्रम मार्ग से विचलन हो जाती है। जब विलयन से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ तथा विपरीत स्थिति में अभिलंब से दूर जाती है। दो तारों की लंबाई और प्रतिरोधक सभी 1.2 के अनुपात है। तो अगर पतले तारे और प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तारे का प्रतिरोध होगा 10 ओम। प्रतिरोध R बराबर P ए बटा 1। R प्रतिरोध, P प्रतिरोधकता, I लंबाई, A क्षेत्रफल। पतले तार के लिए R इक्वल टू P बटा पाई बटा R स्क्वायर। आर एम का मान 10 ओम है। R2 का मान भी 10 ओम होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। निम्नलिखित दूरी समय आलेख xt में से कौन सा एक आयामी संगति निरूपित करता है? देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल गुने समय बराबर दूरी। जब पिंड समान चाल से गति अर्थात चाल स्थिर हो तब समय अनुपात दूरी x t में समानुपात रखने वाला विकल्प डी है। जब पानी को से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन पहले घटता है तथा बढ़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का आयतन घटता है, पश्चात आयतन की वृद्धि होने लगती है। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। एक कथन ए और आर दूसरा कारण आर्य है। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है। उसके बाद सर्प करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है।
उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आर ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। यद्यपि तांबे के घनत्व 89 से 20। हाँ, 90 के केएमजी कांसे के घनत्व 2400 से 2800 के जीएम से अधिक होता है, किंतु तांबे के घनत्व गर्म प्रतीत होने का कारण इसकी चालकता का अधिक होना है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, किंतु कारण का कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम गुरुत्वजनित GM10 अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 1000 kg। गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किसी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव केवल भार पर पड़ता है। भार द्रव्यमान एक गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने पर भार बढ़ जाता है तथा कम होने पर भार कम हो जाता है।